जी, इस्लाम आज थोड़ा-सा जो एक घरेलू ज़िंदगी के साथ में उनको साहब उसको आगे लेके चलते हैं और फिर आते हैं उनके अदबी खिदमात के ऊपर। आपने तो ख़ैर बहुत बचपन था आपका, लेकिन जो आपने सुना होगा, घर में कैसे थे, ऑर्गेनाइज़ थे, क्या था वो? ऑर्गेनाइज़ बिल्कुल नहीं था, लेकिन बहुत ही मुशफ़िक़ बाप थे वो, जी। बहुत मोहब्बत करने वाले अपने औलाद से, रिश्तों का ख़्याल और पास रखने वाले। ऑर्गेनाइज़ क्यों नहीं थे, तो मेरी वालिदा मुझे बताती हैं कि मेरे वालिद बाकायदा शेरवानी और लखनऊ का पजामा, कुर्ता बाकायदा स्तरी का सब चीज़ें होती हैं। और सलीम अहमद साहब का मामला ये था कि वो सुबह उठते थे तो मेरी दादी की पीछे से आवाज़ आती, सलीम बेटा मुँह तो धो लो। उन्होंने किया है और कुर्ता पहना है और चले जाना किसी भी रेडियो के प्रोग्राम में। मैं एक आपको वाक़या बयान करूँ कि एक अदबी तकरीर रखी गई सलीम अहमद के एज़ाज़ में। वहाँ बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट मौजूद थे और हॉल भर गया था पूरा खचाखच। एक और ब्यूरोक्रेट इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, उनको नशिस्त नहीं मिल रही थी। स्टेज पे भी सारी कुर्सियाँ तकरीबन भरी हुई थी। सलीम अहमद साहब वहाँ थोड़ा लेट पहुँचे। सलीम अहमद साहब जैसे ही वहाँ पहुँचे तो जो साहिब सदर थे, साहिब खाना थे, उन्होंने सलीम अहमद को अपनी नशिस्त पेश कर दी। तो सलीम अहमद जैसे ही बैठने लगे तो वो जो साहब इतनी देर से नशिस्त ढूँढ रहा था, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए थे, ब्यूरोक्रेट थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सबके सामने बर्जस्ता कहा कि मैं गुज़िश्ता 10 मिनट से नशिस्त ढूँढ रहा हूँ, आपने मुझे अपनी नशिस्त पेश नहीं की। ये एक उल-झलूल आदमी आया है, इसको आपने अपनी नशिस्त पेश कर दी। जी। तो उन साहब ने, सलीम अहमद मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने मुस्कुराया तो उन्होंने जवाब दिया, हज़रत जिनको आप उल-झलूल कह रहे हो ना, तकरीब उन्हीं के अंदाज़ में रखी गई है, सलीम अहमद है। अच्छा, ये उनके मिज़ाज का हिस्सा था। मिज़ाज का हिस्सा था। हाँ, इसमें मतलब वो जैसे अंदर से थे वैसे बाहर से थे। देखिए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, मैं आपके सामने उसको कोट कर दूँ। उन्होंने अदीब के बारे में कहा है कि मैं पढ़ देता हूँ। जब सलीम अहमद से सवाल किया गया कि आप हुकूमत से किसी ऐसे मुतालबे अपील के हक़ में हैं कि हुकूमत अदीबों के लिए वजीफ़े मुकर्रर करे, ताकि अदीब फ़िक्र माश से बेनियाज़ होकर अदब तख्लीक कर सकें। सही। अब सलीम अहमद इसका जवाब देते हैं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि अदीब कोई ऐसा छोटा मोटा पेशा अख्तियार करना चाहिए जो उसका ज़्यादा वक्त ना ले, सही। और जिसके ज़रिए वो माशरे में इज़्ज़त की एक मुतवस्सित ज़िंदगी गुजार सके। यानी वो अदीब से वही तवक्को रखते हैं जो माशरा के इमाम मस्जिद तवक्को रखता है। उसे ना इतना आराम हो कि सो जाए और ना उसे ना इतना आराम हो, अदीब के बारे में बात हो रही है, उसे ना इतना आराम हो कि सो जाए और ना इतनी तकलीफ हो कि सोचना भी मुश्किल हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या तवज़ुन क्रिएट कर ली है। ये बात तो इसमें तो कोई शक नहीं है उनका जैसा, बल्कि मुझे ये किताब है असलम फर्रुखी साहब की, गुलदस्ता-ए-अहबाब के नाम से, तो उसमें उन्होंने एक मंज़र बयान किया है सलीम साहब का। सलीम की वज़ाक़ता और लिबास हर किस्म के तकल्लुफ़ात से पाक और सीधा-सादा था। एक ज़माने में सदरी पहनते थे, फिर शेरवानी पर गुज़ारा करने लगे। शेरवानी में भी कोई एहसास तफ़ाख़ुर नहीं, बस पहन ली। वो उन लोगों में से थे जो लिबास और उसके लवाज़मात को अहमियत नहीं देते थे। असल चीज़ तो इंसान की रूह, उसका ज़हन, खुलूस और लगन थी। फिर एक बड़े मज़े का वाक़या लिखा उन्होंने कि एक शाम मैं उनके यहाँ गया तो वो सिर्फ बनियान और पजामा पहने बैठे थे। बनियान में भी दामन यूसुफ की तरह डैश 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 डैश। अंदर से उनकी बेटी आई, कान में कुछ कहा, गालिबन यही कहा कि कुर्ता पहन लीजिए। सलीम हंसते हुए बोले, अरे ये तो अपने असलम हैं, इनसे क्या तकल्लुफ, वैसे ही बैठे रहे। लेकिन जब एक और साहब ने आने की इत्तला दी तो उन्होंने जल्दी से कुर्ता पहन लिया। तो वो एक आलिम थे, बस अपने से मगन रहते थे दुनिया में। दरवेश आदमी थे। दरवेश, बिल्कुल दरवेश आदमी थे। उनको दिखावे से सब चीज से कोई गरज नहीं थी। देखिए, सलीम अहमद साहब हो गए, दुनियादार लोग तो थे ही नहीं है ना जी। ये वालिद हो गए मेरे प्रोफेसर शेख अहमद हो गए, ये लोग तो, इनको तो बड़ी बड़ी, कभी मुझे याद है, मुझे एक अब्बू के दोस्त ने बताया कि उर्दू मरकज़ लंदन ने बाकायदा अब्बू का अपॉइंटमेंट लेटर है क्या भेजा, तो जो साहब लेकर आए बड़े खुशी खुशी अब्बू ने डांट दिया उनको। मतलब सारी ज़िंदगी हमने मगरिब की मुखालफत की है, मगरिब के ख़िलाफ़ लिखा है, उस मगरिब की नौकरी करेंगे। और आप ये देखें, सलीम अहमद साहब हो गए, शेख अहमद साहब हो गए, इन्होंने मगरिब की अगर मुखालफत की, कभी उनका लिबास तक नहीं पहना। तो उन्होंने अगर मगरिब पे तनकीद की तो कभी मगरिबी लिबास भी नहीं पहना।
ना कभी अंग्रेजी ज़बान बोली आती थी बहुत अच्छी, अब्बू को भी और अब्बू को भी। नहीं कभी भी मैंने उनको ना ताया को ना वालिद को कभी भी किसी अंग्रेजी लिबास जब तन करते नहीं देखा, ना उन्होंने कभी पहना। तो ये उनकी दो रुखी नहीं थी शख्सियत के अंदर, अपने नज़रियात पे अपनी जो उनकी अक़दार थी और जो तरजीहात थी हमेशा उसको उन्होंने वो रखा मद्देनज़र और उस पर कायम रहे आखिरी दिन तक। और जहाँ तक ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और मैंने जैसा अर्ज़ किया कि मस्कन अज़ीज़ उनका मरकज़ था, उनको तो मिलने वाले आते रहते थे। तो एक और मैं आपको वाक़या बताता चलूँ कि एक बार एक आदमी आया और वो ये बात मुझसे फ़रासत रिज़वी साहब ने बयान की। तो कहने लगे कि वो सलीम अहमद साहब को उसको उर्दू अदब की कुछ अलिफ-बे भी नहीं पता थी, वो उनका बस नाम सुन के आ गया था और वो उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछता रहा और उसको जवाब देते रहा। जब उनका ठीक-ठाक वक़्त को बर्बाद करके गया तो मैंने सलीम अहमद साहब से कहा कि जी आपने 14 दिन में जो है गालिब कौन जैसी मार्कातुल आरा किताब लिखी, जैसे तहलका मचा दिया बरसग़ीर के अदब में। हाँ, गालिब कौन जी, उसके बाद आपने 11 दिन में इक़बाल एक शायरी लिखी। आपका वक़्त बहुत कीमती है, इसकी कदर किया करें, आप उल्टे सीधे लोगों को जो है क्या बिठा लेते हैं अपने पास। तो उसका जो जवाब दिया ना उन्होंने कहा, फ़रासत ख़ान, हर शख्स एक ऐसी बात जानता है जो दूसरा शख्स नहीं जानता। हर शख्स एक ऐसी बात जानता है जो दूसरा शख्स नहीं जानता। वो बात मैं उससे जानना चाहता हूँ। ओहो, वो बात मैं उससे जानना चाहता हूँ। देखिए इसका मतलब कि सलीम साहब उन लोगों में से थे जिनको आखिर वक्त तक जो फिक्र थी वो जानने की थी। क्या मतलब इसकी नहीं थी कि लोग मुझे मान जाएं। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। जी जी, वो तो, अपने इल्म में इजाफा करना चाहते थे। तो उनका, और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि इल्म की और जहालत का फ़र्क यही है कि जो असल आलिम होता है वो ये जानता है कि मैं क्या नहीं जानता हूँ और मुझे वो सीखना है, और जो जाहिल होते हैं उनको ख्याल ही होता है कि वो सब कुछ जानते हैं। ऐसे तो वो मैं आपको ये बताऊँ, ये तो सुकरात का गालिबन ये, हाँ सुकरात ही ने कहा है ये जो आपने बयान किया। और मेरा मास्टर्स का वाइवा था और मुझसे जब वो जो एग्जामिनर आए हुए थे उन्होंने ये सवाल पूछा कराची यूनिवर्सिटी में कि जी जब आप यहाँ आए थे जी और अब आप यहाँ से जा रहे हैं मास्टर्स के तो करके, तो आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैं वो जानता हूँ जो मैं नहीं जानता। तो मेरे जो उस्ताद थी उन्होंने मुझसे कहा कि क्या कह रहे हो, क्या फ़लसफ़ा? मैंने कहा आलिम और जाहिल में फ़र्क ये है कि आलिम जो है वो ये नहीं जानता कि वो क्या नहीं जानता, जाहिल तो कुछ जानता ही नहीं है। ये वाली बात बिल्कुल। तो घर में उनका ज़्यादा मतलब कि किससे वो बहुत मोहब्बत करते थे? आपने कहा कि एक बहन थी और 2 भाई थे सिर्फ। जी जी, 3 लोग थे। 3 थे और बहन छोटी थी। मेरी जो फुप्पो थी, वालिद मेरे शहीद अहमद को तो बिल्कुल बच्चों की तरह उन्होंने पाला है। और मेरे वालिद ने जो भी मेरी नज़र में जो किताब है उसमें अपने जो मैंने बयान किया था कि 3 ख्वाब हैं, उसमें 2 ख्वाब तो ऐसे हैं कि मैं जब भी उसका मुताला करता हूँ तो मेरी आँखें नम हो जाती हैं। तो ख्वाब में देख रहे हैं कि जी एक चेयर है और उस पे लंबी-लंबी मखरूती उँगलियाँ हैं और वो हाथ वो पकड़ना चाहते हैं और वो हाथ उनके हाथ में नहीं आ रहा। तो छोटा बच्चा है, इस जगह अब्बू होता है, अब्बू की उम्र में जो है 6 साल का फ़र्क है। अब्बू 6 साल बड़े हैं अब्बू से, अब्बू छोटे थे बहुत। मेरे वालिद हमें 6 साल के थे जब मेरे दादा का इंतकाल हो गया। तो आप बेसिकली अपने वालिद को देख रहे हैं तो उनकी हिचकियाँ बनती हैं, तो एक हाथ उनका हाथ थाम लेता है, वो हाथ सलीम अहमद का है। और बिल्कुल उन्होंने इतनी मोहब्बत थी, बिल्कुल बड़े भाई की तरह सलीम अहमद साहब को समझते थे और मानते थे। हम लोग, मेरी पैदाइश कोयटा की है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कैंपस की। 1200 गज़ के घर में हमें मिला हुआ था उस ज़माने में। बेहतरीन मेरे वालिद साहब की मुलाज़मत थी। 3 तो इतने बड़े-बड़े लॉन थे, जो 200 गज़ का मेरा घर है कि वो हमारे 6 घर उसके अंदर आ गए। हर तरह की वहाँ पे फल और फूल और सब चीज़ें थी। सलीम अहमद साहब ने को कुछ अंदाज़ा हो गया था 1983 1 सितंबर को आपका इंतकाल हुआ, तो आपको कुछ अंदाज़ा हो गया था। आपने सिर्फ 2 सतरें वो ख़त मेरे पास है लिखी है कि सलीम अब तुम, शमीम अब तुम आ जाओ, अब तुम आ जाओ। सिर्फ ये 2 जुमले काफ़ी थे। मेरे वालिद अपनी नौकरी, अपना घर, सब कुछ छोड़ के 120 गज़ के घर में समनाबाद अब ब्लॉक 18 बी एरिया में शिफ्ट हुए। ये थी मोहब्बत और ये उन दोनों का ताल्लुक था। शमीम अब तुम आ जाओ। और उसके 6 महीने बाद अब्बू का इंतकाल हो गया था। अच्छा, जब मैंने कुछ थोड़ा बहुत मुताला किया तो उससे मुझे मालूम हुआ कि आपकी जो फुप्पो थी अगरचे उम्र में कम थी, लेकिन उनका रवैया था वो बड़ी बहनों वाला और मतलब जितनी केयरिंग करना सबकी है। जी, बहुत ज़्यादा। वो असल में हमारे फुप्पो तो वालिद तो ताया के बाद भी हयात रहीं जी। काफ़ी अरसा। और मेरी जो फुप्पा जान थे वो भी सलीम अहमद साहब के जो रुफ़क़ा थे उनमें शामिल थे। वो ख़ुद भी शायर थे। सैयद उज़ैर हाशमी उनका नाम था। उनके साहबज़ादे इमरान हाशमी एक बार आपके यहाँ भी तकरीब में तशरीफ़ ला चुके हैं। जी जी जी। और मेरी फुप्पो जो थी वो, उनको ज़ाहिर बात है बहुत बिल्कुल मोहब्बत थी। भैया कहती थी अब्बू को और भाई साहब ताया अब्बू को कहती थी। और जो भी उनका कोई घर का मसला था वो भी बहुत जवानी में बेवा हो गई थी।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनके मेरे अब्बू की रूटीन थी, यानी जब अब्बू का इंतकाल हुआ सलीम अहमद साहब का, हालांकि उनके पास कोई कन्वेंस नहीं थी, ना कोई गाड़ी थी, ना मोटरसाइकिल थी। सलीम अहमद साहब की फैमिली ब्लॉक जे में रहती थी, नॉर्थ नाजिबाद में, और मेरी पप्पो समनाबाद में रहती थी। तो उनका डेली का एक दिन वो सलीम अहमद साहब के घर जाते थे और एक दिन मेरी पप्पो के घर जाते थे। तो उनके बच्चों की सारी जितनी तरबियत, वही सब चीज़ हुई, मेरे वालिद ही उसकी लुक आफ्टर करते रहे। और पप्पो का भी कोई मसला होता था, कोई चीज़ होता था, तो वो बिल्कुल अब्बू से बिल्कुल बाप की तरह जो है वो सारी वो लेती थी, एक एक अपना मसला बयान करती थी, और अब्बू उनकी वो करते थे। उनकी शादियाँ जिनके बच्चों की तय हुई, उसमें अब्बू शरीक रहे, कहाँ करनी है, बिल्कुल बाप की तरह दोनों को। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मेरे तायाजाद बहनें और मेरे तायाजाद भाई जो हैं वो वालिद के इंतकाल पे ऐसे रो रहे थे कि जैसे उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो मोहब्बत थी। मुझे एक और चीज़ मैं भूल गया, इब्तिदा में आपने पूछा था, एक मेरी सलीम अहमद साहब की जो बड़ी साहबजादी है कुर्तुलैन ऐनी जिनका नाम, उनके अंदर भी ऐनी के इंशाइये के नाम से सलीम अहमद के ज़माने में उन्होंने कुछ तहारीर लिखी थी, तो वो छपी थी बाकायदा। तो उनमें भी एक अच्छा। अदबी रुझान था, बल्कि अभी भी है, लेकिन वो लिखना उनकी तहरीर एक ही शाया हुई थी, वो ऐनी के इंशाइये के नाम से। जी जनाब। नहीं, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया। और एक ऐसा मतलब आपने बताया ना कि एक जो बुजुर्गों में आप देखें तो बहुत सारी औलादें तो 6 महीने की उम्र में ही ख़त्म हो गई थी हैं, तो जो 2-3 थे उसमें इतनी मोहब्बत पाई जाती जी थी। तो आपको वैसे जो शौक हुआ शायरी का सलीम साहब को देख के हुआ था ये? आपके वालिद भी तो माशाल्लाह अच्छे अदीब मशहूर थे। जी, जी, वालिद मेरे शायर नहीं थे, वालिद मेरे अदीब थे मैंने कहा। नक़ाद थे, अदीब थे बिल्कुल, और 6 किताबें हैं उनकी। प्रोफ़ेसर थे कराची यूनिवर्सिटी में। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि मुझे बिल्कुल, मैंने जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है वाली बात है, मुझे बिल्कुल नहीं था वो। जब वालिद का सदमा पहुँचा और मैं पता नहीं एकदम से शेर कहने लगा था खुद से, इसलिए कि लोग कहते हैं कि वो शायर बन नहीं सकते आप, शायर पैदा होता है। तो मैं खुद से कहने लगा था, लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैंने पढ़ा, ये बहुत शोरा को पढ़ा, फिर जब सलीम अहमद को पढ़ा तो फिर हुआ कि यार ये तो वाक़ई इससे दरकिनार के मेरे ताए हैं। और उर्दू शायरी के अंदर भी बिल्कुल अलग, यानी अगर आज आप रेख्ता उर्दू अदब की वेबसाइट है, अगर आपने विज़िट की हो कभी, तो उसमें जब सलीम अहमद साहब का हुआ, जब तर्जुमे स्टार्ट हुई, तो बड़ी खुशी हुई मुझे। तो पहले मीर तकी मीर की तस्वीर आई, मैं जब बताऊँ, जब रेख्ता शुरू हुई थी, मुझे किसी ने बताया, मैंने खोला तो उसमें एक तस्वीर आ रही थी और एक शेर आ रहा था। तो मीर तकी मीर की आई, गालिब की आई, फिर आते रहे मुख्तलिफ मीर दर्द वगैरह, फैज़ साहब, सलीम अहमद साहब की आई। और उनका एक शेर था वो, शर्त वीरानी से वाकिफ़ ही नहीं शहर के लोग, दरो दीवार बनाकर उसे घर जानते हैं। वाह! तो फिर मैंने जाके सलीम अहमद पे क्लिक किया, तो जदीद उर्दू गज़ल के बानी, ये उन्होंने उनके तारुफ में डाला हुआ था। वो तारुफ मेरा है, मेरे ख़ानदान में किसी का लिखवाया हुआ नहीं है। इसमें सलीम अहमद साहब की मज़ामीन सलीम अहमद, उनकी शायरी की रिकॉर्डिंग सब आपको उस वेबसाइट के ऊपर मिलेंगी। सलीम अहमद साहब की भी किताबें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। वो रेख्ता रेख्ता.org के नाम से वो वेबसाइट चल रही है। सलीम अहमद साहब पे PhD हो चुके हैं, गालिब लाइब्रेरी से भी हुआ है, पंजाब से भी, वालिद साहब पे मेरे PhD हो चुके हैं। हालांकि सलीम अहमद साहब इंटर के बाद अपनी तालीम जारी नहीं रख सके थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान बन गया था इस वजह से। चलिए, मेरा ख्याल है अभी तीसरा हिस्सा भी यहाँ पे ख़त्म होता है, तो अब चौथे हिस्से में मुलाकात होगी आपसे।